हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक कैरियर विथ होम। आज हम लोग हम लोगों ने जो लिटरेरी टर्म्स जो पहला आज वॉल्यूम 2 है, पार्ट 2 है। और पहले वॉल्यूम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका अब्जर्ड लिटरेचर था, अफेक्टिव फैलेसी थी, एक्ट एंड सीन था, ये सब आप लोगों ने देखा। अब हम लोग जो है वॉल्यूम 2 में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और ये देख लीजिए कि जो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है, ये डियर्स जो एम.एच. अब्राहम की है, एकदम उसमें से उसका एकदम निचोड़ लेकर के इसको बनाया गया है, इस नोट्स को। और इसमें थोड़ा सा टॉपिक पर चलने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप कैसे परचेज करेंगे इस पैकेज को। तो आप देखिए, इस पे जो कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, और गूगल देखिए 63 93 56 0 63 है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और गूगल पे है या फ़ोन पे है, जो भी है आपका, उस पर आप पे कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि एकदम छूट परसेंट टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी ग्रेड में, यूजीसी में, ये सब आपको छूट मिली है। ओके, और आप लोग संपर्क करके जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए डियर। वैकेंसी बस अब आने ही वाली है। अब देखिए, मैं कल जो है एग्जाम्पल शायद नहीं हुआ था उसका, आपका एक जो एसोनेंस था, तो एसोनेंस आप जान गए कि एसोनेंस क्या था, कि रिपीटेशन ऑफ वॉबल्स इज कॉल्ड एसोनेंस। एसोनेंस जो वॉबल्स का रिपीटेशन होता है उसे हम वॉबल्स कहते हैं। और यही देख रहे हैं आप, कॉन्सोनेंस की बात हो रही है। तो अब एसोनेंस का एक एग्जांपल अगर देख लिया जाए, तो ओड ऑन ग्रेसियन अर्न जो है, ये 1820 में लिखी गई। देखिए, मैं इसके साथ आपको एग्जाम्पल सहित क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि आपका एक हिस्ट्री लेवल भी तैयार हो रहा है। एक तो आप जान गए कि एसोनेंस क्या है, क्योंकि पूछेगा सिर्फ यही कि व्हाट इज एसोनेंस, तो एसोनेंस पूछेगा। लेकिन हम लोगों को एसोनेंस के साथ साथ अगर ये पूछ लिया कि ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न किसकी रचना है, तो जॉन कीट्स की रचना है। कब लिखी गई है? 1820 में, 1820 को। अब देखते हैं जो एग्जाम्पल में कि हम लोग कैसे देखते हैं कि दाऊ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, और दाऊ फास्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। इसमें आपको ये देखना है, जो एसोनेंस रिपीटेशन ऑफ वॉबल्स, जो रिपीटेशन ऑफ वॉबल्स है उसका रिपीटेशन हो रहा है। चाहे आप दाऊ देख रहे हैं या अनरेविस्ड की बात कर रहे हैं, ये जो भी रिपीटेशन होगा, तो रिपीटेशन जो वॉबल का होता है उसे हम एसोनेंस कहते हैं। कॉन्सोनेंस की बात करते हैं, कॉन्सोनेंस पे चलते हैं, जो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट होता है। देखिए, कॉन्सोनेंस इज ए रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर कॉन्सोनेंट, मतलब चाहे 1 या 2। जैसे आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर, देख रहे हैं ना आप, राइडर है लेकिन साउंड में बदली हो गई, राइडर टू रीडर की बात हो गई। ओके, ये आपने समझ लिया कि कॉन्सोनेंस असोनेंस दोनों आता है, ये ध्यान रखना, असोनेंस भी आता है। ओके, असोनेंस भी आता है और कॉन्सोनेंस भी आता है। असोनेंस और कॉन्सोनेंस में यही अंतर है, कॉन्सोनेंस में ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि ये रिपीटेशन ऑफ वॉबल्स होता है और ये रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंस होता है। इसको कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं जो असोनेंस कॉन्सोनेंस। क्लियर है डियर? आगे बढ़ा जाए। क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ें। असोनेंस और कॉन्सोनेंस क्या है, अब देखते हैं हम लोग। यहाँ जो अलूजन की बात होती है, अलूजन क्या है? अलूजन एक संकेत है, इशारा है, भ्रम नहीं, इल्यूजन होता है। ये एल्यूजन है, एल्यूजन इसके मीन्स होता है दृष्टांत। दृष्टांत, ओके, ये होता है आपका दृष्टांत। अर्थात जो है इसमें आपका जो संकेत कर रहे हों, जो इशारा कर रहे हों, संकेत भी आप लिख सकते हैं, संकेत या इशारा, जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो एल्यूजन की मीन्स होता है इशारा करना। दृष्टांत क्या है? आपका दृष्टांत क्या आपका संकेत है इस पर, उसे हम एल्यूजन कहते हैं। तो कह रहा है कि इट इज़ अ पासिंग रेफरेंस, इट इज़ अ पासिंग रेफरेंस, क्या? विदाउट एक्सप्लिसिट। देखिए, एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन कह रहा है, एक्सप्लिसिट में होता है स्पष्ट, स्पष्ट। ओके,
एक्सप्लिसिट मतलब होता है विदाउट स्पष्ट, बिना स्पष्ट किए आइडेंटिफिकेशन टू अ लिटरेरी और हिस्टोरिकल पर्सन। दृष्टांत बताना है, ओके समझ रहे हैं। दृष्टांत का मतलब हमें जो स्पष्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं बताना है, बल्कि उसका एक संकेत हमें बता देना है कि यही है। उसी संकेत के बारे में जानने के लिए हम अलूजन का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपके उसमें आ गया ऑप्शन में तो कैसे आएगा, तो ये आ सकता है कि विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन टू लिटरेरी और हिस्टोरिकल पर्सन, ये भी दे सकता है। या प्लेस आर इवेंट आर टू अनदर लिटरेरी पैसेज, मतलब उसका एक अदर अर्थ आप रखेंगे, मतलब पैसेज में कुछ और है और उसका जो दृष्टांत, जो हमारी नज़रिया जा रही है, जो हमारी सोच जा रही है, वो दो अर्थ ही है। वो दो अर्थ में हम उसे करते हैं, उसी को हम दृष्टांत कहते हैं। ओके, मतलब इट इज ए पासिंग रेफरेंस। ये सिर्फ रेफरेंस को पास करता है कि क्या है आपका रेफरेंस। ओके, द रेफरेंस को पास करता है और कहता है विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन टू अ लिटरेरी और हिस्टोरिकल पर्सन, प्लेस आर इवेंट आर टू अनदर लिटरेरी पैसेज। और आर यू गेटिंग? अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में वैसे आपके एग्जाम्पल तो आता नहीं, एल्यूजन क्या है यही दे देगा, क्योंकि जैसे अब की बार तो ऐसा दे दिया कि बस बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, यही सारी चीज़ों को पूछ करके चार चार ऑप्शन दे दिया और समझने में समस्या हो गई। लेकिन अब आप इसको अच्छी तरह से समझते चलिए। अब जैसे एल्यूजन की बात हम लोग करते हैं, तो एल्यूजन इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ है, जैसे हम कोई चीज़ बनाएं, जैसे हमने कोई मानव बना दिया। अब मानव जैसे ये बन गया आपका, ओके, मानव बन गया और मानव को बना करके हम किसी पर ये दृष्टांत बताना चाहिए, दिस टाइप ऑफ मानव। वो मानव को क्या है, जो आपका एपिथेट है, जिसे हम विशेषता की बात करते हैं, हमने स्पष्ट नहीं किया, मतलब एक्सप्लिसिट नहीं किया। विदाउट एक्सप्लिसिट जो आइडेंटिफिकेशन आपको हम दे रहे हैं, चाहे वो लिटरेरी हो, साहित्यिक हो, चाहे हिस्टोरिकल पर्सन की बात हो, चाहे प्लेस हो, चाहे इवेंट हो, कोई घटना हो बतानी है, उसको हम या लिटरेरी पैसेज में हमें बताना हुआ, उसे हम कहते हैं एल्यूजन। ओके, एल्यूजन के आप देख रहे हैं द पोएट्री ऑफ एल्यूजन, किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पोप ने। द पोएट्री ऑफ एल्यूजन जो है आपका अलेक्जेंडर पोप में लिखा है और 1959 में। अब आपको जैसे ही पूछा जाए कि द पोएट्री ऑफ एल्यूजन किसने लिखा है, रिमेंबर, याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे दे देगा कि पोएट्री ऑफ एल्यूजन रिटन बाय विच राइटर, तो अलेक्जेंडर पोप दे देगा। और लिटेनी इन टाइम ऑफ प्लेग, देख रहे हैं ना, लिटेनी इन टाइम ऑफ प्लेग की बात हो रही है। जो लिटेनी इन टाइम ऑफ प्लेग है, इसको जो है देखिए वैसे लिखा है, नैस लिखना है, नैस है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। थॉमस नैस, किसने लिखा है? थॉमस नैस ने लिखा है। ओके, लिटेनी टाइम ऑफ प्लेग जो है थॉमस नैस ने लिखा। अब जैसे ही पूछा गया कि लिटेनी इन टाइम ऑफ प्लेग द एग्जाम्पल ऑफ क्या है, देखिए दो चीज़ें आप दिमाग में रखिए इसे। क्या पूछ सकता है? एक तो पूछेगा इसके राइटर कौन है, तो थॉमस नैस है। एक और चीज़ पूछ सकता है कि ये किसका एग्जाम्पल है, लिटेनी इन टाइम ऑफ प्लेग। जो लिटेनी इन टाइम ऑफ प्लेग है, ये किसका एग्जाम्पल है? एल्यूजन का। एक क्वेश्चन ये बन गया, दो आंसर। देखिए एल्यूजन भी आप समझ गए कि विदाउट रेफरेंस, विदाउट एक्सप्लिसिट के हम कोई आइडेंटिफिकेशन जो करते हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे इवेंट हो, कोई भी हो, उसके बारे में हम बताते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्यूजन। एल्यूजन के देखिए दो हम एग्जांपल आप लोगों को बताए कि एल्यूजन में क्या है। एक तो द पोएट्री ऑफ एल्यूजन ऐसे ही दिया गया है, तो आप जान जाएंगे कि एल्यूजन का एग्जाम्पल है। ओके, 1959 में है, 1959 में। ओके, और किसने किया है? अलेक्जेंडर पोप ने। और लिटेनी इन टाइम ऑफ प्लेग, जो लिटेनी इन टाइम ऑफ प्लेग है, इसको थॉमस नैस ने किया है। और अब ये तरीका बदल सकता है कि एल्यूजन का एग्जाम्पल क्या है। जैसे एल्यूजन दे दिया, ओके, और एल्यूजन एग्जाम्पल ऑफ एल्यूजन, तो उसमें ऑप्शन दे देगा। एल्यूजन इससे जान जाएंगे, इसको नहीं देगा, तो लिटेनी इन टाइम ऑफ प्लेग है, एल्यूजन का आपका एग्जाम्पल है और थॉमस नैस के द्वारा लिखी गई। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एम्बिग्विटी दिया गया है। एम्बिग्विटी है क्या? एम्बिग्विटी का मतलब आप लोग सभी लोग जानते हो, अस्पष्ट, जो अस्पष्टता है, अस्पष्ट, ओके,
अस्पष्ट, अस्पष्ट, अस्पष्ट है, मतलब स्पष्ट नहीं है, ये अस्पष्टता है। ओके, एम्बिग्विटी है, क्या चीज़ ऐसी है जो अब अस्पष्टता को बताया जाए, क्या ऐसा लिटरेचर में यूज हुआ है, ऐसे सब एम्बिग्विटी है क्या, ये क्यों यूज किया है, इसके बारे में हम लोग जानें। ओके, और आप लोग ध्यान दे दीजिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऊपर का एक आप देख रहे हैं, इस पे आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पे बात कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं, और आपका गूगल पे भी हो सकता है। ओके, दोनों इस पे कर सकते हैं, और फ़ोन भी कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने इस पैकेज को आप खरीद सकते हैं। ओके, तो एम्बिग्विटी, चलिए कम टू द पॉइंट। इट इज़ अप्लाइड टू अ फॉल्ट। फॉल्ट क्या है, फॉल्ट किसे कहते हैं, व्हाट डिफरेंस बिटवीन फॉल्ट है, मिस्टेक है, एरर है। तो यहाँ देखिए फॉल्ट करें, क्या फॉल्ट है, फॉल्ट इन स्टाइल, मतलब योर करेक्टर, आपके जब करेक्टर में कोई गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक होता है, उसे फॉल्ट कहा जाता है। तो इट इज़ अप्लाइड टू अ फॉल्ट इन स्टाइल, दैट इज़ द यूज ऑफ वेग, जो अस्पष्ट, वेग को भी हम क्या कहते हैं हिंदी में, वेग भी क्या होता है आपका, अस्पष्ट ही होता है, अस्पष्ट नहीं होता। तो कह रहे हैं कि जो फॉल्ट स्टाइल है, फॉल्ट इन स्टाइल, जो स्टाइल में आपको फॉल्ट इन स्टाइल है, दैट इज़ द यूज ऑफ वेग, वो स्टाइल जो है अस्पष्ट है। आर इक्वल टर्म ऑफ, अब देखिए ये आपके ऑप्शन में ही आ जाएगा, एम्बिग्विटी दे देगा और उसका ऑप्शन दे देगा, और ऑप्शन में इसे ये भी दे सकता है, और ये इतना ही दे सकता है कि वेग आर इक्वल टर्म और एक्सप्रेशन, इक्वल टर्म और एक्सप्रेशन, वही जो वेग है, वेग को क्या कहते हैं, अस्पष्ट, इक्वल मीन्स भी अस्पष्ट होता, मतलब वेग आर इक्वल, तो अगर वेग नहीं दिया तो इक्वल टर्म और एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन होता है उसका क्या होना चाहिए, अप्लाइड करना होना चाहिए, फॉल्ट इन स्टाइल, उसे एम्बिग्विटी कहते हैं, मतलब स्पष्ट रूप में आपका काम नहीं है, अस्पष्टता आप कोई चीज़ नहीं कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्विटी। जो इक्वल टर्म और एक्सप्रेशन, जो आपका एक्सप्रेशन, व्हाट इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन किस स्टाइल में है, फॉल्ट इन स्टाइल, दैट इज द यूज ऑफ वेग, जो आपका अस्पष्ट है। अब देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल भी, देखिए हमने लिखा है कि 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। अब देखिए दो चीज़ें पूछ सकता है, वैसे एम्बिग्विटी तो आपने दे दिया, तो एम्बिग्विटी का एग्जांपल मिल गया आपको कि एम्बिग्विटी पूछ लिएगा, द एग्जांपल ऑफ एम्बिग्विटी, तो एम्बिग्विटी आप जैसे ही 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन आप ये मिल जाएगा, तो आप एम्बिग्विटी का ऑप्शन दे देंगे। ओके, तो ये तो बात समझ में आ गई कि, और ये कब लिखी गई है, 1930 में। अगर पूछा गया 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, द एग्जाम्पल ऑफ, तो एग्जाम्पल ऑफ किसका है, एम्बिग्विटी का, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। और अगर पूछा कि ये रचना किसकी है, तो विलियम इम्सन की, विलियम इम्सन की जो है ये रचना हो गई। ये मल्टीपल मीनिंग है और कुछ नहीं है। तो ये 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी ये विलियम इम्सन की है, जो 1930 में लिखी गई है, और ये है एग्जाम्पल ऑफ एम्बिग्विटी है। ओके, अब हम लोग देखते हैं एम्बिग्विटी ख़त्म हुआ। अब ये देखिए हिंदी में देखिए आर्काइज्म, अप्रचलित, आर्काइज्म मतलब जो है आप कहते नहीं कि बहुत पुराना, और जब बहुत कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है तो उसको हम छोड़ देते हैं, अर्थात अप्रचलित। ओके, प्रचलित में नहीं है, आज उसका यूज नहीं हो रहा। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो स्टाइल में आती हैं और चली जाती हैं, तो कहते हैं कि अब इसका प्रयोग नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड आर्काइज्म। जो जैसे पहले हम लोग देखे थे कि पहले जब हम लोग का जो वेशभूषा था, आप देखते होंगे जो हम लोग पहना करते थे, तो हम लोगों को पहले क्या था, अब आज लोग क्या पहन रहे हैं, तो जैसे ही कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं जिसको हम लोग पहनते ही नहीं, तो वो क्या हो गया, अप्रचलित हो गया, वो प्रचलन में नहीं है। जैसे कोई ट्रेडिशन हो, कोई भी चीज़ें हों, वो उसे आर्काइज्म होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं आर्काइज्म को क्या, जैसे कैसे हमारे एग्जाम्पल में आ सकता है, ये ध्यान देना है। तो द लिटरेरी यूज ऑफ वर्ड्स एन एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मीन्स भी होता है बहुत पुराना यूज करना, मतलब अब प्रयोग में ना आना। ऑब्सोलेट मतलब हो गया आर्काइज्म,
इन द कॉमन स्पीच ऑफ एन एरा, कि कुछ ऐसे वर्ड जब बोला जाया करते थे कभी भी, अब वो वर्ड नहीं बोले जाते। जैसे आपने देखा होगा ग्रामर में भी जो पहले आता था, मैंने देखा था विदिन का प्रयोग, आप जानते हैं ना, विदिन का प्रयोग और बिफोर, आप देख रहे हैं ना। आज जो है विदिन का प्रयोग ये क्या है, ऑब्सोलेट हो गया, आर्काइज्म है, इसका प्रयोग अब नहीं होता, बल्कि अब विदिन के स्थान पर हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। विदिन का अर्थ ही होता है कोई काम निर्धारित समय से पहले होना, तो ये भी तो बिफोर हुआ, निर्धारित समय से पहले होना। तो विदिन को हम लोगों ने आर्काइज्म मतलब अब्सोल्यूट कर दिया, कॉमन यूज कर दिया, अब इसे नहीं बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, बोलने में जो पहले बोला जाता था, विदिन हो, कोई भी ऐसे भी वर्ड आप लीजिए जो आज नहीं बोले जाते, तो आर्काइज्म जैसे वर्ड है अप्रचलित, ये भी जो है इसका जो एक्सप्रेशन है, अब पहले बोला जाता था, अब उसका प्रयोग न किया जा रहा हो, तो उसे हम कहते हैं आर्काइज्म। मतलब जो इसका एक्सप्रेशन है वो एन एक्सप्रेशन, जो वर्ड है, कोई भी वर्ड ले ले, एक ही वर्ड नहीं, विदिन है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग आप लेते हैं, और दैट हैव बिकम ऑब्सोलेट, जो कि अब अप्रचलित हो चुका है इन द कॉमन स्पीच ऑफ एन एरा। जो हमारा एक एज चल रहा है, इस एज में उसका स्पीच होना समाप्त हो गया। जैसे आप देखते होंगे जो फेरी क्वीन है, ये बहुत ही फेमस रचना है जो स्पेंसर की है, आप जानते ही हैं, और ये आर्काइज्म स्टाइल में लिखा गया है, तो ये ध्यान रखना ऑब्सोलेट हो चुका। ये जितना भी इसमें जो भी वर्ड यूज हुए हैं, अब वो वही वर्ड जो है, अब उसको अगर आप देखेंगे ब्रिटिश में यूज करना, वो वर्ड पूरा अब डिफरेंस हो गया है। फेरी क्वीन आप देख रहे हैं ना सब, तो क्या फेरी ऐसे लिखा जाता था? नहीं। तो फेरी क्वीन, अब जो फेरी क्वीन है इसमें यही बताया गया है जो आर्काइज्म यूज हुआ है, जो 1590 में लिखा गया है। अब अगर पूछ लिया जाए कि फेरी क्वीन जो है एग्जाम्पल ऑफ आर्काइज्म है और किसकी रचना है, तो स्पेंसर की है। ओके, जो 52 या 53 के नियर अबाउट लिखी गई है, ये ध्यान रखना। तो 1552 या 53 के में इसी में लिखा गया, ये क्या नाम, 52 या 53 में ये जो पैदा हुए हैं स्पेंसर, और लिखा गया है 1590 में। तो ये फेरी क्वीन आपका ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि फेरी क्वीन किसकी है, तो स्पेंसर की, एडमंड स्पेंसर है ना, ये पूरा नाम जो है एडमंड स्पेंसर लिखा जाता है। तो एडमंड स्पेंसर आप जान ही रहे हैं, स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर ने इसको लिखा है फेरी क्वीन, जो कि आर्काइज्म अप्रचलित ऑब्सोलेट है, शब्दों में है, स्पीच में है। अब हम लोग चलते हैं फिर आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म। देखिए आर्काइज्म से ही जो आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म बना है, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म यही होता है। ओके, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म का मतलब हुआ आपका जो जो आलोचना की जाती थी, क्रिटिसिज्म किया जाता था, उसके बारे में बताया जा रहा है। ओके, तो अब जो आलोचना की गई वो कैसे, आर्केटाइपल, बहुत पुरानी भाषा में। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्योंकि लिटरेचर हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लिटरेचर, तो इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म द टर्म आर्केटाइप डिनोट्स नरेटिव डिजाइंस, पैटर्न्स ऑफ एक्शन, कैरेक्टर टाइप्स, थीम्स एंड इमेज। बात समझ रहे हैं? इतनी चीज़ें जो आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म है, ये टर्म जो है, दिस टर्म इज यूज्ड, ये आर्केटाइप डिनोट्स, जो आर्केटाइपल जो क्रिटिसिज्म है यूज किया गया है, नरेटिव डिजाइंस, पैटर्न्स ऑफ एक्शन, मतलब नरेटिव डिजाइन में पैटर्न्स ऑफ एक्शन, नरेटिव डिजाइन पैटर्न्स ऑफ एक्शन, या करेक्टर टाइप्स की बात करता है, या थीम्स एंड इमेज की बात करता है, विच रिकर इन वाइड वैरायटी, वाइड होना है ये, इसमें टी एक्स्ट्रा हो गया, वाइड वैरायटी, बहुत विस्तृत वर्क में, वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स ऑफ लिटरेचर एज वेल एज इन मिथ्स, ड्रीम्स, इवेंट, सोशल रिचुअल्स, यहाँ तक कि सोशल रिचुअल, सामाजिक धार्मिकता, जो सामाजिक धार्मिकता है वो रिकर हुआ। रिकर मतलब अगेन कोई चीज़, घटना
जो होता है हैपन अगेन होना। रिकर मीन्स है ना, विच रिकर इन वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स ऑफ लिटरेचर एज वेल एज इन मिथ, चाहे मिथ में हो, चाहे ड्रीम्स में हो, चाहे इवेंट सोशल, यहाँ तक कि आपका इवेंट नहीं बल्कि इवन होगा, इवन सोशल रिचुअल, यहाँ तक कि सोशल रिचुअल में भी, सामाजिक रीति रिवाज में, रिचुअल कहते हैं तो सामाजिक रीति रिवाज में भी यूज होने की बात कर रहा है रिकर, मैंने फिर से हैपन टू। और अब आर्किटाइपल का मतलब आपने ये समझा कि ये ऐसा टर्म है जो कि डिनोट करता है नरेटिव डिजाइंस पैटर्न ऑफ एक्शन, कैरेक्टर, थीम्स एंड इमेज, जो कि फिर विच रिकर इन वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स ऑफ लिटरेचर एज वेल एज, चाहे लिटरेचर की बात हो, साहित्य की बात हो, चाहे मिथ की बात हो, या ड्रीम्स की बात हो, या इवन सोशल रिचुअल, यहाँ तक कि सोशल रिचुअल में भी इसका प्रयोग होता है। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये इसको देखिए, आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री लिखा हुआ है ना, आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री। जो आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री है ये किसके द्वारा लिखा गया है? मॉड बॉटकिन। जो मॉड बॉटकिन हैं इनके द्वारा लिखा गया है। पहली बात ये ध्यान देना है, आर्केटाइपल वैसे ही लिखा है, आर्केटाइपल लिखा ही है तो आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म आई है। तो आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री 1934 में लिखी गई है। ओके, आर यू गेटिंग डियर्स? आगे बढ़ा जाए तो इतनी बात समझ आएगी आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म क्या है, ये भी पुराने की बात कर रहा है। तो टर्म आर्केटाइपल डिनोट्स नरेटिव डिजाइंस पैटर्न इन ऑफ एक्शन या टाइप्स या थीम्स ऑफ इमेज एंड इमेज रिकर, फिर से हैपन टू अगेन, तो हैपन अगेन हुआ वाइड वैरायटी में। ये वाइड वैरायटी लिखना, विट डाइड नहीं, वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स ऑफ लिटरेचर एज वेल एज इन मिथ्स, ड्रीम्स एंड इवन सोशल रिचुअल्स, यहाँ तक कि सोशल रिचुअल्स में भी। तो ये आपका इस तरह से आपका ऑप्शन में भी आ सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल किसका है। ओके, और फिर जो है एक और हम लोग देखते हैं जो कि इसी के एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका जो थोड़ा सा इधर दूसरे, यहाँ देखिए गोल्डन बाग लिखा हुआ ना, बाग मतलब बाग मत लिखना है, बाग मतलब यही बाग जो बाग कहते हैं, जो बाग लिखते हैं नहीं वही बाग है, बस शब्दों का फर्क है, जो वर्ड्स हैं इनका अंतर है। तो द गोल्डन बाग माने सोने की बाग, सुनहरी बाग, तो गोल्डन बाग हो गया सुनहरी बाग। ये किसकी रचना है? जेम्स, देखिए 2 बार जेम्स, जेम्स मतलब जी फ्रेज़र। ओके, जेम्स जी फ्रेज़र ने लिखा गया है, 2 बार नहीं, इसको कर दिया जाए, जेम्स जी फ्रेज़र ने लिखा है। विच पैटर्न इज ऑफ मिथ एंड रिचुअल, ध्यान दिए ना, एक आपने पढ़ा ये आर्केटाइपल पर है, जो एक्शन या कैरेक्टर टाइप थीम्स है और इमेज की बात है, और जो गोल्डन बाग है ये ऐसे ही दिख रहा है कि हाँ मिथ और रिचुअल पर, तो इसका पैटर्न है ये। किसकी रचना है, किसने लिखा है? जेम्स जी फ्रेज़र ने। ओके, तो जेम्स जी फ्रेज़र ने इसको लिखा है, जो कि इसका पैटर्न है, विच पैटर्न इज मिथ एंड रिचुअल्स। ओके, आर यू गेटिंग? देखिए इसमें भी एक गलती हो गई है, इसको देख लेना, बैलेट है। ओके, तो बैलेट आप जानते ही हैं, बहुत कई बार आप लोग पढ़ भी चुके हों। तो यह बैलेट जो आपका है, ओके, बैलेट है क्या? तो आप सीधी सी बात जानते हैं कि बैलेट एक फाल्क सॉन्ग है, इसका जो दूसरा नाम है फाल्क सॉन्ग हम कह सकते हैं। ओके, है ना? फाल्क सॉन्ग मतलब इसका दूसरा नाम फाल्क सॉन्ग भी हम कह सकते हैं। ये जो ट्रांसमिट किया जाता है, ओरली किया जाए, वर्कली नहीं, ओरली। ओके, मिसप्रिंट है, ओके, समझ लेना इतना आप लोग। ओरली कहा जाता है जब हम स्टेज पर चलते हैं, तो जब ट्रांसमिटेड करते हैं ओरली, तो वह बैलेट हुआ। बैलेट की बात जो है हम लोग अभी बताते हैं हम आप लोगों को
बैलेट, पहले थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, फिर हम बैलेट के बारे में और विस्तृत जानकारी कल देंगे, लेकिन आज इतना थोड़ा सा जान लीजिए। इसके बारे में हम और भी बैलेट के बारे में बताएंगे, बैलेट है क्या, लेकिन इतना पहले जान लीजिए जो आपके एग्ज़ाम में आता है, जो ऑप्शन में बन के आता है। कह रहा है कि इट इज़ अ सॉन्ग ट्रांसमिटेड ओरली, जो ओरली कहा जाता है, विच टेल्स अ स्टोरी बैलेट। जैसे आप नरेटिव स्टडीज़ ऑफ फाक सॉन्ग, मतलब आप ये देखते हैं ना कि नरेट कर देना। आला रुदल आपने सुना होगा, आला रुदल की पूरी कहानी तो नरेटिव बैलेट है ना, वो आपको ओरली सुनाया जाता है, लेकिन कुछ सारी चीज़ें ओरली नहीं होती हैं। लेकिन आपको जो आला रुदल की आप कहानी सुने होंगे, ये क्या है, ये बैलेट के रूप में उसकी कहानी को बताया गया है। स्टोरी टेल्स अ स्टोरी बैलेट आर नरेटिव स्टडीज़ ऑफ फाक सॉन्ग। या आप स्टेज पर आते हैं और सॉन्ग एक साथ जब गाते हैं, और कोई गाना जो कई लोग कलेक्ट हो करके, उसको भी हम बैलेट का, वो बैलेट ही होता है, जिसको फाक सॉन्ग मतलब होता है कलेक्ट हो करके गाना, फाक सॉन्ग। ओके, मतलब विच वर्जिनेटेड एंड आर कम्युनिकेटेड ओरली एमंग लिटरेचर ओके, लिटरेचर इलिटरेट, ओरली एमंग इलिटरेट, चाहे जहाँ भी ये कम्युनिकेट किया जा सकता है। ओके, तो विच वर्जिनेटेड एंड आर कम्युनिकेटेड ओरली एमंग इलिटरेट। इलिटरेट मतलब इलिटरेट होता है, जो पढ़ा लिखा ना हो, इलिटरेट कहते हैं उसको। ओके, तो वर्जिनेटेड इलिटरेट, तो यही कह रहा है कि बैलेट। अब बैलेट को हम लोग अच्छी तरीके से, कल हम आप लोगों को इसको पूर्ण रूप से बताएंगे, और थोड़ा सा एग्जांपल आप लोग जान लीजिए, बाकी सारी चीज़ें हम कल फिर इसको रिवीजन देते हुए बताएंगे, समय अब कम है। ला बेलीडेम सेंस मर्सी, ये किसकी रचना है, अक्सर पूछी जाती है, तो कीट्स की रचना है। ओके, आप देख रहे हैं कब पैदा हुए कब मरे, 1785 एंड 1821। जॉन गिल्पिन, विलियम कूपर। ओके, जॉन गिल्पिन या विलियम कूपर, आप देख रहे हैं जॉन गिल्पिन का जो विलियम कूपर है, मॉक बैलेट है, मॉक बैलेट। देखिए गलत लिखा हुआ है, जो गलत लिखा हुआ है मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, मॉक बैलेट। ओके, ये आपका मॉक बैलेट है ना, इसको आप लोग काट लीजिएगा। जॉन गिल्पिन का जो विलियम कूपर ने जॉन गिल्पिन लिखा है, वो मॉक बैलेट है। ओके, और बैलेट स्टेंजा इज क्वेट्रेन इन अल्टरनेट एंड 3 स्ट्रेस लाइंस। स्ट्रेस अनस्ट्रेस, इसके बारे में भी जानना है कि क्या स्ट्रेस है क्या अनस्ट्रेस है। जैसे आप कहते नहीं हिंदी में दीर्घ और लघु, दीर्घ और लघु कहते हैं ना, तो उसी तरह से स्ट्रेस और अनस्ट्रेस की बात होती है। तो बैलेट स्टेंजा इज ए क्वेट्रेन इन अल्टरनेट एंड 3 स्ट्रेस, 3 जो है वो स्ट्रेस में होकर के लाइंस में होती है। लेडी ऑफ सैला टेनिसन की है, बेस्ड ऑन अर्थरियन लीजेंड पर है। लेनोर, ये 1774 में है, और ये बर्गर्स ने लिखा है, ए बर्गर्स, ये ध्यान, लेनोर जी.ए. बर्गर्स ने लिखा है, काट लीजिए, जी.ए. बर्गर्स ने लिखा है। हर्बरील जो है ब्राउनिंग ने लिखा है, जो ऑप्टिमिस्टिक हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ें। अब कल बैलेट के बारे में और हम बताएंगे कि व्हाट इज़ बैलेट क्या है। इतना आप लोग पहले जान लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम में आता है, जो आपके ऑप्शन में आता है ABCD करके, उस एग्ज़ाम के लिए इतना पर्याप्त है। लेकिन और मैं आपको डिटेल कल बताते हुए तब आगे बढ़ेंगे। ओके डियर्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक में।